नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेंद्र आवाज़ सच के तह तक में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए अविनाश जी, जो कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकार हैं, जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आपके चैनल को बहुत आभार करता हूं कि आपने इस गंभीर समस्या के विषय को आपने उठाया और आप इतने जागरूक हैं कि जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये समस्या कहीं एक देश की ना होके हर जगह की हो सकती है अगर हम इसके जागरूक ना हुए और हमने इसके लिए सही कदम ना उठाया तो जैसा कि जान रहे हैं कि इस समय श्रीलंका में जो आर्थिक संकट छाया हुआ है, जो वहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जो वहाँ की सरकार के सामने जो समस्याएं हैं, उसी विषय से रिलेटेड जो है हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और उसी से रिलेटेड जो हमारा प्रश्न और जो उत्तर है, हम जो प्रश्न पूछेंगे अविनाश जी उसका उत्तर देंगे। तो जो भी जानकारी है हम आप तक पहुँचाएँगे। तो अविनाश जी बताइए कुछ श्रीलंका से रिलेटेड आप। श्रीलंका में ये जो क्राइसिस आया है, ये क्राइसिस आज आप ज़रूर देख रहे हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति भवन पे या वहाँ के सरकार पार्लियामेंट पे वहाँ की जनता ने कब्जा कर लिया, उस सरकार को हटाना चाहा और एक जो चुनी हुई सरकार जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र की एक गरिमा है, उसको कहीं ना कहीं एक गिराने का प्रयास भी मैं मानता हूँ जनता द्वारा। लेकिन जनता तंग आ चुकी थी इनके अत्याचारों से या इनके टैक्स बढ़ाने से या ज़रूरी रसद पूर्ति सामान ना देने की वजह से जनता बेहाल हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं उसके आक्रोश में ये कदम उठाया गया है। हालांकि ये निंदनीय कदम है, लेकिन इससे हमें सीख भी लेनी है कि हमारे देश के राजनेता या किसी अन्य देश के अंतर्राष्ट्रीय देशों के राजनेता ऐसा ना होने पावे। ये अपने अपने देशों में ये ज़रूर देखने का प्रयास करें कि उनके लिए क्या उचित समाधान हो। जैसा कि अविनाश जी, हम आपकी बातों से जो आपने बताया कि वहाँ पे जो आर्थिक संकट छाया हुआ है, इसकी वजह क्या है, तो मैं दर्शकों से ये मतलब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो कारण है, क्या मुख्य कारण है कि आज इस स्थिति में श्रीलंका आ चुका है। श्रीलंका का आप इतिहास देखेंगे तो कहा जाता है ना कि सोने की लंका श्रीलंका। वहाँ पे बहुत से ऐसे कारण हैं, लेकिन उसके जो कुछ मुख्य प्रमुख कारण हैं, जैसे कि वहाँ का टूरिज़्म है, वहाँ की फसलें हैं, राय जैसे चाय, रबड़ और कहते हैं ना कि वहाँ से मसाले का व्यापार, और कहीं ना कहीं वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो परिवहन मार्ग है, और अंतर्राष्ट्रीय जो कहते हैं कि केवल एक कारण से न देखे कई कारणों से जो अंतर्राष्ट्रीय आज हमारे जैसे कि अगर कहीं अमेरिका हो, चीन हो, रसिया हो या नाटो सदस्य हो, यूएन हो, उनका भी आपस में सामंजस्य न होके ये कहीं ना कहीं एक देश या एक जगह पे कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा। क्योंकि श्रीलंका वो जगह है, आप मैप में देख सकते हैं कि श्रीलंका वो जगह है जहाँ से खाड़ी देशों की तेल या कोई भी पोत यहीं से होके गुजरनी है। तो कहीं ना कहीं कि हर देश की नज़र इन पे पड़ी है और हर देश को यहाँ से लेने की है, इसको बचाने की या उसको कुछ करने के बजाय कि आप बचाओ बंदर बांट की तरह श्रीलंका आज डूब गया। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाथ देखा जाता है हमारे पड़ोसी देश चीन का, क्योंकि चीन की ये चाल मानी जाती है या ये आज उजागर हो चुका है कि जैसे उसने पाकिस्तान को ले लिया है कब्जे में, या हर जगह चाहे बांग्लादेश को चाहे चीन हो। क्योंकि चीन आप यहाँ नेपाल मतलब आपको मैं मैप में दिखाना चाहूँगा कि पड़ोसी देश और भारत को जो माला के रूप में एक घेरने की उसकी कोशिश है, तो वो पाकिस्तान के जरिए श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश हो चाहे इस जरिए घेरने के लिए वो कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देशों को ऐसा ऋण जाल में फंसाता है, ट्रैप में, कि फंसे रहें और उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। उसने सबसे पहले हम्बनटोटा जो पोर्ट बनाया, उसके बाद उसका कब्जा किया ताकि यहाँ पे उसकी सेनाएं रहें और भारत को घेरा जाए। कहीं ना कहीं इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय मामला मुझे बहुत देखने को मिलता है। और वहाँ के जो सरकार है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट और एक महिंद्रा राजपक्षे या एक सिंघवी परिवार का ही सरकार है जहाँ पे परिवारवाद भी दिखता है। तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम हुए कि जनता का ना सोच के उन्होंने अपना ही हित सोचा, तो आज ये स्थिति देखने को भयावह मिल रही है। जैसा कि अविनाश जी, हम लोग ये भी जान रहे हैं, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि सरकार वहाँ हर चीज़ों पे बहुत अधिक सब्सिडी दी है। जहाँ ईंधन पे उन्होंने काफ़ी हद तक सब्सिडी दे दी है। और मतलब कहीं ना कहीं इसे भी एक जिम्मेदार कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पे सरकार की जो ये वहाँ रोज़गार ना देना और सब्सिडी का बहुत ज़्यादा हद तक लोगों को ईंधन में सब्सिडी दे देना, क्या इस पे आप बोलना चाहेंगे। सब्सिडी का किसी देश का जब कोई सरकार जब किसी देश को देती है तो कहीं ना कहीं उसकी तात्कालिक ज़रूरतों की वजह से देती है। लेकिन वहाँ की सरकार का जो मैं आकलन कर पाता हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ कि उन्होंने तात्कालिक कारण न देखिए ये समस्याएं मुझे जहाँ तक ज्ञात है 1950 के बाद से धीरे धीरे चली आ रही है और कई सरकारों ने इसका समाधान खोजने की कोशिश की। लेकिन
कहते हैं ना कि राजनेता अपने आप को बने रहने के लिए जनता को लुभावने वादे और लुभावनी चीज़ें देते हैं ताकि वो खुद बने रहें। कहीं ना कहीं हमें इंडिया में भी देखने को मिला है कि जैसे आरबीआई ने बोला है कि इंडिया में भी 10 राज्य ऐसे हैं जो लुभावने वादे करके कहीं ना कहीं राज्य को पीछे कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो जो कि लाइट पानी बिजली फ्री, यात्राएं फ्री, चाहे वो पंजाब हो जाके, जैसे अगर हम दिल्ली पंजाब में भी देखें कि शराब का बहुत अधिक मात्रा में टैक्स फ्री करके, या चाहे वो बीजेपी शासित गुजरात हो, चाहे दीदी के शासित बंगाल हो, चाहे हम आपका ये दिखा सकते हैं कि जो कर्नाटक है या तमिलनाडु है जहाँ से कहते हैं ना दीदी का चलता है, या हर एक चीज़ जो हम मुफ्त में आज देने की बात कर रहे जहाँ हैं, मुफ्त की बात हाँ होती जो है, मुफ्त में देने की बात करते हैं, उससे क्या होता है कि सरकार का कोष खाली होता है और कहीं ना कहीं एक असमानता आ जाती है। जो टैक्स देते हैं उनके मन में डर होता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। जो टैक्स नहीं देते हैं, जैसा कि सरकार का जो आय का साधन है वो टैक्स कहीं है, ना और वो है, बाधित हो वो रहा है बाधित इससे। होता है और कहीं ना कहीं विकास के काम रुक जाते हैं। और जो कहते हैं ना कि हम ज़रूरी चीज़ें तो यहाँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक घर में सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हो सकती, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें जाना पड़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय डॉलर जो चलता है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि हमें जब बाहर से सामान मंगाना पड़ता है और हमारे पास जब पैसा है नहीं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे पास जो कमी होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो हम मंगा नहीं पाते। और जब धीरे 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 एक ये लंबा ग्रॉस चलता गया, 2 साल 3 साल में भी IMF ने भी उनको बोला था कि आप इस पर काम करिए और देखिए इसको कैसे सुधारा जा सकता है, लेकिन वहाँ की सरकार इस पर ध्यान न देके अपने आप को और अपने सरकार को बचाए रखने के लिए और अपने को राजतंत्र में रखने के लिए उन्होंने जनता को लुभावने वादे और टैक्स ना लगा के देते गए, जिससे कि आज ये स्थिति पैदा हो चुकी है भयानक। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर जो कोविड-19 है, कोविड की जो समस्याएं हैं, तो किस प्रकार से कोविड जो है श्रीलंका को इस हालात जो आज हैं, क्या किस प्रकार से उसका क्या इसमें योगदान रहा है? श्रीलंका की बात ही की जाए तो पूरी दुनिया में टूरिज्म जाना जाता है कि श्रीलंका का जो आप एरिया या लोकेशन देखेंगे कि हर जगह से पानी से घिरा हुआ है, खूबसूरती उसकी एक अलग पहचान है, छवि है, तो वो पूरा के पूरा टूरिज्म पे है। और कोरोना काल में ऐसा भयानक स्थिति 2 साल में आई कि लोग कहीं ना आए ना गए, जिसकी वजह से टूरिज्म उसका बाधित, टूरिज्म पूरा बाधित हुआ है। हाँ टूरिज्म पूरा बाधित हुआ, जिसका कहते हैं कि वहाँ पे 70% इकनॉमी उसकी टूरिज्म पे चलती है। अगर 70% किसी कंट्री की इकनॉमी टूरिज्म पे चलती है और टूरिज्म 2 साल से बाधित हो, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव वहाँ के लोकल जनता पे, आय का साधन पूरी तरीके से बंद हो गया। और जो उनके पास था, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम कहीं बाहर कमाने नहीं जा रहे तो हमारे पास जो हम उसको खाएंगे, तो अचानक से जब सारी चीज़ें क्राइसिस हुई, ख़त्म हो गया, तो वहाँ की गवर्नमेंट के पास पैसा ख़त्म, और जब पैसा ख़त्म तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज जो यूक्रेन रसिया का युद्ध भी चल रहा है, उससे तेल का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और आज बेसिक नीड है कि तेल गैस, अगर तेल गैस ही लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग चल नहीं पाएंगे, जो कि तात्कालिक रीजन से इतनी दामों में उछाल आई और परिवहन नहीं हो पाया, क्योंकि तेल गैस नहीं रहेगा तो किसी चीज़ का परिवहन नहीं होगा, और परिवहन में बाधित होने की वजह से और सामानों में उछाल आने की वजह से वहाँ पे तात्कालिक क्राइसिस हो गया, जो कि जनता टूट पड़ी इस तरीके से। जैसा कि आपकी बातों से ये भी पता चला है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय देशों का भी इसमें योगदान रहा है। आज जो भी श्रीलंका की जो स्थिति हुई है उसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय देश का भी कुछ ना कुछ योगदान रहा है। जैसे चीन द्वारा श्रीलंका का शोषण किया जाना, जो श्रीलंका का शोषण हुआ है, कहीं ना कहीं चीन जो उसने हम्बन टोटा बनाया, उसके बाद जिस हिसाब से श्रीलंका सोचा था कि हम्बन टोटा से उसे प्रॉफिट मिलेगा, उसके एवज में वो सारे कर्ज उतारता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, क्योंकि ठीक इसके विपरीत कोरोना काल तत्काल में आ गया और सारी चीज़ें स्थगित हो गई, परिवहन और ज़रूरती चीज़ें आयात यहाँ से जो स्थगित हुई, तो जो यहाँ पे हम्बन टोटा है वहाँ पे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। और कहीं ना कहीं तात्कालिक कारण ही यही है कि पैसे में जब वो जाल में फंसता गया, कर्ज ना चुका पाया, तो चीन ने जो ये एग्रीमेंट बना रखा था, अगर आप पैसा नहीं दे पाते तो हम्बन टोटा वो हमारा हो जाएगा 99 साल पे लीज पे, उन्होंने लिया। और उसके बाद श्रीलंका के 70% चीज़ों पे उसने ये बोला कि अगर ठीक है आप हमसे पैसा लेते रहिए और अपना डेवलप करिए, हम आपके डेवलप में सहयोग करेंगे। ये दिखावा कहते हैं कि ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अलग है, उसी तरह वो दिखावा करता गया, लेकिन श्रीलंका को खाता गया, श्रीलंका को ये महसूस भी नहीं हुआ। हालांकि इस पर समय समय पर IMF हो, चाहे पड़ोसी देश भारत हो, चाहे अमेरिका हो, उन्हें सलाह देते गए कि ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, लेकिन श्रीलंका ने अपने कुछ सरकार को अपने जेब भरने के लिए उसने इसका ध्यान बिल्कुल ना देके सरकार अपनी जेब भरने के लिए उसको श्रीलंका को वो गर्त में डालती गई। आज जो परिणाम आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो बहरहाल अगर हम बात करें इन सभी परिप्रेक्ष्य को, अगर हम कंक्लूजन्स को एक करें, तो भारत पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की जो राजनीतिक है, जो मतलब भारत की पृष्ठभूमि है, श्रीलंका के इस मुद्दे से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? अगर श्रीलंका के इस क्राइसिस से सबसे बड़ा किसी को प्रभाव पड़ेगा तो भारत ही है, क्योंकि भारत शुरू से
अपने आप को या अपने आसपास पड़ोसियों को छोटे भाई के रूप में बचाने की कोशिश करता है। इसका वसुधैव कुटुंबकम है, पहले तो इसका दायित्व ही है ऐसा। एक तो पड़ोसी देश है, उसके आसपास हमारा दायित्व खुद सबसे बड़ा बन जाता है कि हम एशिया और दक्षिण एशिया में हम बड़े रूप में एक हर संघ में या हर क्षेत्र में उसको लेके चलते हैं, भागीदारी सहयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। हाँ, अब रह गई बात कि श्रीलंका से हमें सीखने को क्या मिलता है या देखने को क्या मिलता है, कि जिस प्रकार श्रीलंका की सरकारें या श्रीलंका की जो राज्य सरकारें चाहे राजपक्षे हों, चाहे महिंद्रा हों, चाहे सिंधिया हों, उसी तरह आज यहाँ पे कांग्रेस भी देखने को मिलती थी, चाहे वो सपा को देखने को मिलता था। परिवारवाद जो बढ़ता गया। अगर बात करें अविनाश जी, तो हम भारत की राजनीति से बखूबी वाकिफ़ हैं कि भारत की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे दोषारोपण की राजनीति है। अगर हम आप भी वाकिफ़ हैं कि भारत की राजनीति किस प्रकार है, यहाँ पे परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद और क्षेत्रवाद, इन सब चीज़ों में जो राजनीति यहाँ पे बटी हुई है, तो ये जब भारत खुद अपने अंदर की समस्याओं में उलझा पड़ा है तो वो कैसे किसी अन्य देश को कैसे मदद कर सकता है? देखिए, जब परिवार का एक पिता होता है, पिता अपनी समस्याओं में, पुत्र में, पुत्रियों की शादी करने में, पत्नी में, बहुत चीज़ों में फंसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको समाज के दूसरे चीज़ों को भी निर्वहन करना पड़ता है, जिसको सामाजिक दायित्व कहते हैं। उसी तरह भारत एक पिता के रूप में है दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा, उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़े। जैसे कि आज देखा गया कि कल ही मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि 44,000 टन यूरिया, जो कि वहाँ का तत्कालिक खेती जो वहाँ की सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन तरीके से और जो खेती है जो नेचुरल तरीके से करने का फैसला लिया और केमिकली को बंद किया, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा दुखदायी कारण हुआ। तत्कालिक भारत 44,000 टन उसको यूरिया दे रहा है ताकि अपनी खेती शुरू करे, और दूसरी चीज़ कि 4 बिलियन का उसे क्रेडिट ऑफ लाइन दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सके। ये भारत ने एक बड़ा दरिया दिल दिखाया है। जैसा कि आपने कहा कि भारत पिता के तौर पे है, उसे जो है श्रीलंका के इस मुद्दे पर काफ़ी खुल के सामने आना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत भी कहीं ना कहीं श्रीलंका के इन्हीं राहों पे चल रहा है। जैसा कि आपने खुद अभी बताया है कि दिल्ली में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो केजरीवाल सरकार है, इन्होंने विद्युत और पानी को जो है इन्होंने दिया है, मुफ्त किया है। तो जब भारत कहीं ना कहीं इसी रास्ते पे खुद चल रहा है तो कैसे कह सकते हैं कि भारत जो है इसमें मदद करेगा? जैसा कि अविनाश जी, हम ये जान रहे हैं कि भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जो आरबीआई के कथन के अनुसार, जो आरबीआई जो डाटा दी है उसका, आरबीआई का सीधे सीधे कहना है कि भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं, अगर उनमें इसी तरीके से मुफ्त संसाधनों को दिया जाएगा तो उनमें भी यही स्थिति आएगी जो श्रीलंका में आज है। नहीं, आपसे और आरबीआई की कथनों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ों को पढ़ रहा हूँ अपने इकोनॉमिक्स में कि अगर हम जनता को हर एक प्रकार से मुफ्त चीज़ें देते गए तो जनता भी कहीं ना कहीं ऐसी आलसीपना जिसको कहते हैं कि उसको काम करने की इच्छाएं शक्ति मर जाती है, क्योंकि उसे मुफ्त के खाने की आदत हो जाती है। जैसे बच्चा है, अगर उसे हम चलाना नहीं सिखाएंगे बचपन में तो विकलांगता का कहीं ना कहीं शिकार होने लगता है और कहीं से कहीं चल नहीं पाता है। जिसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी शेर को जंगल से ला के दूध पिलाने लगे और घर में पाल दे तो भूल जाएगा कि वो भी कुछ शिकार कर सकता है। उसी तरह अगर हमारे जो राज्य हैं, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, आप गुजरात की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, या कुछ दक्षिण भारत की बात कर लें, या कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है कि राजस्थान जैसे अभी है कि हम सारी चीज़ें जो सब्सिडी दे रहे हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे परिवहन की चीज़ें हों, चाहे मुफ्त अनाज हो, और चाहे कहीं ना कहीं बैंक का सबसे बड़ा यहाँ पे है कि बैंक का जो कर्ज माफ़ी वाला जो है कि चुनाव के समय जो बड़े बड़े वादे लुभावने अपने चुनाव को जीतने के लिए करके और जब सरकारें पहुँचती हैं तो वो जो बैंक का कर्ज माफ़ी कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं देश में बहुत भयानक स्थिति पैदा होने वाली, ऐसा आरबीआई ने जो हमें सचेत किया है वो देखने को भी मिल रहा है धीरे धीरे। क्योंकि कई सरकारों के पास खुद के राजकोष खाली हो रहे हैं जो स्टेट के हैं, और इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे लोड पड़ना शुरू हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ रही है और अपने कोष से राज्यों को कहीं ना कहीं सुविधाएं प्रदान करनी पड़ी, जो कि हर राज्य के जनता, जैसे अगर असम में बाढ़ की आप हालात देख रहे हैं, आज असम में बाढ़ है, अगर वहाँ की सरकार पहले से इसकी प्री प्लानिंग की होती और उसके कोष में इतना पैसा होता तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मुहैया करा पड़ती, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, भारत की राजनीति से, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की है, भारत की राजनीति से हर कोई वाकिफ़ है। यहाँ जो राजनीति का जो स्तर है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि राजनीति का स्तर किस प्रकार गिरता जा रहा है भारत में। तो जो भारत में कहीं ना कहीं आपके अनुसार कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार देना, लोग खुद जो है खुद स्वावलंबी बने, अपने काम को खुद करें, स्वावलंबी बने, अपने बनना चाहिए उन्हें, स्वावलंबी बने, वो मेहनत का काम करें, और कहीं ना कहीं हमारे पास जो श्रम शक्ति या हमारे पास जो कहते हैं ना कि पूंजी है, मानव पूंजी,
उसका उपयोग करके हम दुनिया में सर्विस देके कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं। और भारत को ये सोचना चाहिए और अपने अपने छोटे छोटे राज्यों को ये सोचना चाहिए कि कैसे इस मानव पूंजी को हम आर्थिक पूंजी में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम पूरे डाटा एनालिसिस को देखते हैं तो आज इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन जो उदाहरण होगा वो जापान का होगा। जो जापान का उदाहरण लोगों के सामने है, कहीं ना कहीं जापान जो स्वावलंबी अपने ही सब कुछ, वहाँ लोग जो है अब कहीं ना कहीं सरकार पे जो लोड नहीं होता है, लोग खुद ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेहतरीन उदाहरण हो सकता है जापान लोगों के लिए। मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि जापान एक अलग नक्शे कदम पे आप देखते हैं कि उसका एक जो ज्योग्राफी एरिया है या जियो पॉलिटिक्स है, क्योंकि उसके आसपास कोई इस तरीके से देश नहीं है। और भारत जो है उसके आसपास सारी चीज़ें लैंड कंट्री है, उसके पास केवल और केवल ये इस तरीके से बचा है। और यहाँ पे जनसंख्या इतनी है कि इसको मैनेज कर पाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण दशा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज जो विषय था श्रीलंका के आर्थिक गिरते हुए आर्थिक हालात जो संकट है उस पे आज अपनी बातों को अविनाश जी रखे हैं। जैसा कि हमने आज श्रीलंका की जो आर्थिक हालात, जो आज आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उस पर हमने अविनाश जी से आज जो जानकारी प्राप्त की है, इसके लिए मैं अविनाश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप इस गंभीर समस्या पे आपने चिंतन व्यक्त किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत से ऐसे न्यूज़ हैं जो इस पे ना करके केवल सरकार की तारीफों करने में लगे हुए हैं, और आप इस गंभीर समस्या को ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद। आज कहीं ना कहीं ये समस्या ही इतनी गंभीर है कि अगर आज इस पे लोग नहीं सोचेंगे तो कल को ये हालात भारत में भी कहीं ना कहीं। हाँ, ये ज़रूर आपके आवाज़ चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस पे हम अगर उठ खड़े और हम नहीं सोचे तो कहीं ना कहीं हमारी भी हालत ऐसी हो जाएगी। और हमें भी जो आज नया संसद भवन का इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है, कहीं ना कहीं कल हमें ऐसा ना हो कि हमें भी वहाँ पे कब्जा करना पड़ जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सर्वेंद्र आवाज़ सच के तह तक में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।